नमस्कार। तथ्यों और तर्कों पे आधार पर इतिहास को समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल फिरका परस्त ताकतों के निशाने पर काफी अरसे से रहा है और वे इसे विवाद में खींचने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसी ही एक कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया है। हिंदुत्ववादियों ने याचिका दाखिल करके मांग की थी कि ताजमहल की कार्बन डेटिंग करवाई जाए और वहां जो बंद पड़े कमरे हैं उनको खुलवाया जाए, क्योंकि उनके दावे थे कि ये यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर था, हिंदू मूर्तियां हो सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है और जाहिर है कि ठोस तर्कों और तथ्यों के आधार पर उसे इस मांग को ठुकराया है। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या महत्व है? क्या ताजमहल को लेकर जो विवाद बार बार खड़े किए जाते हैं, इस फैसले से उन पर कोई विराम लग सकता है? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में थोड़ा अपनी समझ को साफ करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कोशिश को किस तरह से देखा जाए। ये जो दो चीजें मांग की थी कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और जो बंद पड़े कमरे उनको खुलवाया जाना चाहिए, इसमें एक तीसरी मांग भी उन्होंने रखी थी। वो ये है कि हमारी जो किताबों में ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है उसको भी बदला जाए। ये तो अभी की बात है। वैसे मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में 6 वकीलों ने भी एक याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि ये तो एक हिंदू मंदिर है और यहाँ हमको पूजा करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो उस समय भी मामला अदालत में गया। अदालत ने सरकार से पूछा और जैसा हम जानते हैं उस समय भी एनडीए भाजपा नेतृत्व की सरकार थी, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस समय भी पूछा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा ये मंदिर नहीं, ये एक मकबरा है। और उस समय जो कल्चर मिनिस्टर थे महेश शर्मा, उनके मार्फत से ये बयान दिया गया था। तो ये तो उस समय की बात है। और जैसे आपने दूसरी बात कही कि लगातार हिंदुत्ववादी ताकतें इसको एक विवाद के रूप में खड़ा करना चाहती हैं। मैं 2-3 चीज़ें उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। योगी सरकार ने एक ब्रोशर निकाला था उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों के बारे में, और उस किताब में उन्होंने ताजमहल को जोड़ा नहीं। बाकी सब पर्यटन स्थल दिए, हरिद्वार है, ये ऋषिकेश है, ये इसको उन्होंने जोड़ा नहीं। तो दूसरे कुछ इनके नेता तो दो दो दुधारी तलवार से काम करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि भाई ये मंदिर था, उसको शाहजहां ने एक मकबरे के रूप में बदला। कुछ लोग तो उनके यहाँ तक कहते हैं कि ये हमारी गुलामी का प्रतीक है और इस गुलामी के प्रतीक को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो दोनों प्रकार से उनकी कोशिश है कि ताजमहल का जो स्वरूप है, जो वास्तविक इतिहास है, उसको बदल के ये सिद्ध किया जाए कि वहाँ एक मंदिर था। वैसे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और कुछ अच्छी बात यह है कि इसके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। क्योंकि जैसे मुग़ल बादशाहों की एक आदत थी, वो खुद के जीवन के बारे में भी लिखते थे, उनके दरबारी लोग भी लिखते थे और दूसरे लोग भी जो पर्यटक हैं उनका मैं नाम बताऊंगा। पर इसमें एक किताब थी वकी और देसाई की। उन्होंने क्या किया कि ये सब जो अकाउंट्स हैं, वर्णन है, उसको एक किताब के रूप में रखा। खैर, और दूसरा फिर जहाँ तक सवाल आता है इसके मंदिर होने का, तो ये विवाद कैसे खड़ा किया गया। ये जो ज़मीन थी ये राजा जयसिंह की थी। अब ये तो सब जानते हैं कि मुमताज़ महल ये शाहजहाँ की बहुत प्रिय पत्नी थी। खैर, राजाओं की तो बहुत पत्नियां होती थी, उसमें भी कोई उनकी फेवरेट थी और उसी से उनके बच्चे हुए। और जब वो 14वीं बार उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो रक्त प्रसव से उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ बहुत हिल गए और बहुत डिप्रेशन में गए। 1 साल तक शायद वो बाहर भी नहीं निकले और उसके बाद उनके हालात बहुत बदल गए। तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मैं उनके याद में ये बनाऊंगा। अब इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण 3-4 मैं बताना चाहूँगा। पहला तो शाहजहाँनामा जो उन्होंने खुद के इसमें लिखा। दूसरा, जो शाहजहाँ के दरबार की अकाउंट बुक्स हैं, शाहजहाँ के दरबार की अकाउंट बुक्स में आपको तारीखवार 1630 के बाद
तारीखवार जब से इसके बनाने की शुरुआत हुई, तारीखवार आपको मिलेगा कि ये मजदूरों को इतनी मजदूरी दी गई, पत्थर मकराना से मंगाया गया संगमरमर का पत्थर, उसके लिए इतने पैसे दिए गए, और जो प्रेशियस स्टोन्स दीवालों पे लगाए गए वो कहाँ से मंगाए गए उसका हिसाब दिया गया। तो ये कोई एक बनावटी चीज नहीं हो सकती, ये एक बात है। तो उसका एक पूरा वर्णन मिलता है। और दूसरे लेकिन डॉक्टर जी पुनियानी, देखिए, जिनको कुछ खोट निकालनी है वो ये भी कह सकते हैं कि इसको सारे विवरण तो मुगल बादशाह के हैं, जी तो उसने तो इस चीज को छिपाया होगा, ये तर्क उनकी तरफ से आएगा। मैं जी उसी पे आ रहा था। उस समय दो यात्री आए थे, एक यूरोपियन यात्री टैवर्नियर, और दूसरे एक फ्रेंच जौहरी पीटर मुंडी, या मैं नाम उल्टा कर रहा हूँ, एक जौहरी था और एक यात्री था। अब उन्हें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने अपने विवरण में लिखा, वो शाहजहां के समय आए थे, कि ऐसा सुना है, ऐसा हमने देखा है कि बादशाह आजकल बहुत गम में है बेगम की मृत्यु के बाद, और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मकबरा बना रहा है। ये अब उनके वर्णन से है। और जो मैंने इस बुक का आपको संदर्भ दिया, ये पुस्तक का संदर्भ दिया जकी और देसाई की, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आगे चलते हैं। अब इसमें एक और मुद्दा भी है कि इसको लोगों ने विवाद का मुद्दा कैसे बनाया और वो कितना झूठा है। ये इसमें जो ज़मीन दी गई थी वो राजा जयसिंह ने दी थी, और वो भी देख रहे थे कि बादशाह को एक मकबरा बनाना है, वो ज़मीन को फ्री में देना चाहते थे, पर बादशाह ने कहा नहीं, वो वहाँ उनका मकान था, उनकी जो हवेली या जो था, तो उसके बदले उन्होंने उनको 4 कोठियाँ दी। अब ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है, जो साइन डॉक्यूमेंट है, जो जयपुर के म्यूज़ियम में रखा है। इसकी प्रति भी अभी एक इतिहासकार राणा साफ़वी हैं, उन्होंने इसकी प्रति को ट्विटर पे अटैच करके सर्कुलेट किया था। तो ये एक बात है कि शाहजहाँ ने ये ज़मीन खरीदी थी इस राजपूत राजा से, और राजपूत राजा और मुगल बादशाहों के संबंध बहुत अच्छे थे। इस बात को हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके जैसे मान सिंह से लेके तो टोडरमल से लेके तो जय सिंह, जसवंत सिंह, ये सब राजा मुगल प्रशासन में इनका एक बहुत ऊंचा ओहदा था। अब जो सवाल आता है कि नीचे के 22 कमरों का क्या, तो नीचे के 22 कमरों का मामला बहुत सरल है कि यहाँ जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, उनके बेसमेंट को मजबूत करने के लिए वहाँ कॉरिडोर बना के रखा जाता था, और उसका जो पिलर्स वगैरह वहाँ लगाए जाते थे। अब सवाल यह है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि वहाँ करीब 1 लाख पर्यटक रोज आते हैं। अब 1 लाख पर्यटक आते हैं और आप 22 और कमरों को खोल देंगे तो वो तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी, तो उसका रख रखाव मुश्किल हो जाएगा। तो उन कमरों को जो बंद रखा जाता है वो केवल रख रखाव के हिसाब से रखा जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे इन कमरों के फोटो भी लगाए हैं, और उसमें किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। तो जहाँ तक हम तर्क के आधार पे, इतिहास के तथ्यों के आधार पे देखते हैं, निश्चित रूप से ये एक मकबरा था। ये अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे और भी बहुत सारे अच्छे स्ट्रक्चर हमारे यहाँ हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल ये है कि जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ, जैसे हर एक का किस्सा अलग अलग है, पर ताजमहल के बारे में मामला बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, कोई कन्फ्यूजन इतिहास की किताबों में नहीं है। ये तो लगातार बनाने की कोशिश की गई। अब इसमें एक बहुत हास्यास्पद बात भी हुई। मेरे ख्याल से 2010 के आसपास एक इसी प्रकार के विचार के थे, पी एन ओक। वो कोई जी इतिहासकार नहीं थे, और वो पी.एन. ओक ने सब मिला जुला कर बताने की कोशिश की कि भाई देखो, यहाँ आर्किटेक्चर में वहाँ हमको चांद तारा दिख रहा है, वहाँ ये हिंदू प्रतीक दिख रहा है। अब प्रतीकों तो का तो ऐसा है मुकेश जी कि प्रतीक हमेशा मिले जुले इस्तेमाल होते हैं। कल मैं एक बड़ौदा के महाराज का महल देख रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कोई मुस्लिम प्रतीक है, कोई हिंदू प्रतीक है, कोई क्रिश्चियन प्रतीक है, जहाँ से जो अच्छा मिला उसके आधार पे बनता रहा। और ये हिंदू प्रतीक वहाँ क्यों नहीं आएंगे? हिंदू प्रतीक तो आना ही है, क्योंकि कारीगर जो थे, कारीगर कौन थे? कारीगर यहाँ के थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने विजडम से जो चीज़ बनाई, तो उसके हिसाब से किया। पर वो पी.एन.ओ के एक विशेष प्रकार के इतिहासकार हैं, वो शब्दों के खेल से चलते हैं।
ताजमहल यानी तेजो महल रहा होगा, शिव का मंदिर था। अब ये शिव का मंदिर होना संभव ही नहीं है। क्यों? ये इसका एक सरल कारण ये है कि जो राजा, राजपूत राजा थे, वो ज़्यादातर वैष्णव थे, वो शैव ही नहीं थे। तो वो एक बात है। अब तेजो महल नाम इन्होंने निकाल दिया, तेज महल, ताजमहल से तेजो महल। ऐसी उनका एक मज़ेदार किस्सा है कि भाई सब कुछ जो है वो हिंदू शब्दों से आया है। जैसे क्रिश्चियनिटी है तो कृष्ण नीति, वहाँ से क्रिश्चियनिटी आई। तो ऐसे मज़ेदार उन्होंने लगाए हैं जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर उसमें सच्चाई किसी प्रकार से आती नहीं है। ये भी एक मेरे ख्याल से सांप्रदायिक एजेंडा का भाग है कि इस प्रकार से मुगल पीरियड में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं या जो चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में या तो भ्रम पैदा किया जाए या उनके बारे में ऐसी चीज़ें खड़ी की जाए जिससे समाज में ध्रुवीकरण किया जा सके, और ये भी जी उसी का एक के रूप में मैं जी। देखता हूँ। और कार्बन डेटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इन लोगों को शक है तो जी, कार्बन डेटिंग करवा के उनके शक को दूर किया जा सकता है, एक बार हो जाए, पता ये चल जाए उन लोगों को। देखिए, कार्बन डेटिंग की बात तो ऐसे वैसे तो बहुत आसान लगती है, पर अगर किसी चीज़ का कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो आप उसको क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? कोर्ट ने अपनी पूरी विज़डम में ये सोचा होगा कुछ तो ग्राउंड हो कार्बन डेटिंग का भी, कि आप कहीं तो भी हर जगह तो कार्बन डेटिंग करने वाले नहीं हैं। और कार्बन डेटिंग में जैसे आपको 16वीं शताब्दी मिली या 13वीं शताब्दी मिली, जिसकी संभावना है ही नहीं, क्योंकि कई लोग इसका इतिहास 13वीं शताब्दी से ट्रेस करते हैं एक हिंदू राजा से, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये कार्बन डेटिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसी आधार पे कहा कि बाकी प्रमाण बिल्कुल पुख्ता हैं, इसलिए ऐसी, और कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मसलों को आप क्यों बार-बार उठा रहे हो? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक समझदारी की बात तो यही है कि आप वास्तविक मुद्दों पे ध्यान लाइए, और ये कार्बन डेटिंग करके फिर एक और विवाद चालू होगा, फिर दूसरा चालू होगा। उसका कोई प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, कोई आधार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया। क्या ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिजेक्शन के बाद अब ये ताजमहल वाले विवाद पर जो दूसरा पक्ष है, जो उसको बार-बार विवादों में खींचने की कोशिश करता है, अब उसके पास बहुत ग्राउंड नहीं बचा है कि वो फिर से इस पर कोई सवाल खड़ा करे। हालाँकि झूठ के तो कोई सिर पैर होते नहीं हैं, वो कभी भी जी, खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये एक अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जी। तो आप जो कह रहे हैं, उम्मीद तो यही की जाना चाहिए कि ये भी कभी-कभी तर्क को माने, इतिहास की सच्चाई को माने, सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। पर मुझे लगता है कुछ न कुछ ये खोट निकाल ही लेंगे। कहीं न कहीं से एक और कोई धागा मिल गया, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि इस प्रकार की चीज़ों को पकड़ के कुछ न कुछ ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते रहना। और हमारी जो गौरव, अच्छा, कई बार कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का भाग नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब संस्कृति कोई केवल एक धर्म के आधार पे तो होती नहीं है। संस्कृति तो हमारा मिला-जुला जो योगदान है यहाँ के साहित्य में, कला में, स्थापत्य कला में, संगीत में, वो हमारी संस्कृति होती है। तो संस्कृति को तो इस प्रकार से गुलामी का चिन्ह कहना या विदेशी संस्कृति कहना, ये भी अपने आप में पूरा गलत है। एक्चुअली मुस्लिम सांप्रदायिक भी यही कहते थे, और देखिए इनमें दोनों में समानता। मुस्लिम सांप्रदायिक कहते थे कि ताजमहल तो हमारी देन है, ताजमहल हमारी देन है, और हिंदू सांप्रदायिक कहते हैं ये हमारा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये दोनों गलत है। सही बात ये है कि संस्कृति और सभ्यता ये मिल-जुल कर ही बनती है, और ये बहुत स्वाभाविक है, और ये बहुत हमारे जीवन का एक उच्चतम बिंदु है, वैसा मानकर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। और दरअसल इन लोगों को कोई इलाज नहीं है। ये जी, हमेशा इसी तरह के तर्क देंगे, क्योंकि ये जिस तरह की शुद्धतावादी संस्कृति की बात करते हैं, वो कभी जी, थी ही नहीं। अगर मुगलों के आने के पहले वाली संस्कृति देखें, तो वहाँ जी, भी मिली-जुली संस्कृति थी, और सही, कैसे सही, बनी वो, उसका भी एक पूरा इतिहास है। जी, आदिवासी थे या दूसरे जो लोग थे, उनकी संस्कृति को मिटाया गया और फिर एक संस्कृति निर्मित हुई। जी, जी, उसमें भी जी। तरह-तरह के लोग दुनिया भर से आए होंगे, वो हुँ, मिलके उन्होंने इस संस्कृति का निर्माण किया होगा। लेकिन ये सही बात है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदू-मुसलमान की राजनीति है, वो ऐसे प्रतीकों का, ऐसी इमारतों का इस्तेमाल करती है ध्रुवीकरण के लिए। और जो, जी, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले लोग हों या वो सो कॉल्ड इतिहासकार ओक साहब हों, ये सब उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं। तो बिल्कुल, इनकी बातों से बचना चाहिए। बिल्कुल।
अंत में आपकी टिप्पणी। देखिए मुझे ये तो ताजमहल का एक मामला है। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं कि भारत के 12,000 साल के इतिहास का पुनर्लेखन। अभी उनका आर्ग्यूमेंट ये है सांप्रदायिक ताकतों का कि हमारा जो इतिहास है वो पाश्चात्य विचारों के आधार पे चल रहा है, जो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि भारत के इतिहासकारों में जो दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं और जो वामपंथी इतिहासकार हैं और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से अपने तरीके से इतिहास को रखा है। और उसमें जैसे अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की फाइंडिंग्स आई हैं, वो सबको मिला के हम उस निष्कर्ष पर तो पहुँचे हैं। तो इस प्रकार का जो फिर से इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इतिहास को एक नफ़रत के औजार के रूप में किया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत एक दुखद बात है और इसका हमें पूरी तौर से विरोध करना चाहिए। जी, और इसके बहुत खतरनाक दुष्परिणाम होंगे जी। अगर इसका विरोध सही समय पे ना किया गया और इसे रोका ना गया तो। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस धन्यवाद। बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।